Hello students, today our topic is कोठारी आयोग, जिसे कोठारी कमीशन हम कह सकते हैं। इन 1964-66 तक, यानी कि जो इसका कार्यकाल था 2 सालों का था ये, और ये बनाया कब गया था? 14 जुलाई 1964। इट इज चेयर्ड बाय दौलत सिंह कोठारी। कौन थे वो? यूजीसी के चेयरमैन थे उस वक्त। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम जिसे कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी को क्या ग्रांट देने का काम करता है, उसे हम यूजीसी एक कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसके वो चेयरमैन थे। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। वो इस एजुकेशन कमीशन के भी चेयरमैन बना दिए गए थे। और उस समय 29 जून 1966 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब ये किस चीज़ की बनी हुई थी? एसोसिएट सेक्रेटरी थे इनके साथ, और 15 मेंबर थे इंटेलेक्चुअल। और भी काफ़ी पैनल जुड़े होते हैं। कोई भी जब कमीशन बनता है तो उसके साथ लॉट ऑफ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जुड़े रहते हैं हमेशा ही, और बहुत लंबा चौड़ा एक समूह होता है। और इस कमीशन के साथ, क्योंकि ये काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट था एक तरह से, यूएसए के, यूके के, यूएसएसआर, यूनेस्को। यूएसएसआर किसके लिए? रसिया के लिए। ये पहले काफ़ी इसमें राष्ट्र मिले हुए थे, तो वो अलग डिवीजन हो चुकी है कईयों की। तो यूनेस्को, तो ये इनके भी एक्सपर्ट इस कमेटी के अंदर, जो ये कमीशन था उसमें इनको असिस्ट करने के लिए इनके साथ थे। अब क्यों बनाया गया? वही बात, टू एग्जामिन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब सिर्फ लीगल और मेडिकल सिस्टम को छोड़ के जितना भी एजुकेशन सिस्टम था उसको एग्जामिन करने के लिए। अब इन्होंने पहली रिकमेंडेशन क्या दी? इन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। आर्टिकल 45 जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर मैं एक पहले ही वीडियो जारी कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 45 में ये बताया गया था। ये सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने अंडर जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या है, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये उनका क्या है, ड्यूटी बनती है। अब ये इन्होंने भी कहा कि ये देना चाहिए जरूरी। पर आज की डेट में तो ये हम देखते हैं कि एक कानून बन चुका है, राइट टू एजुकेशन। तो हर बच्चे को देना सरकार की कंपल्सन है, ये देना ही पड़ेगा। इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू गिव द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द 6 to 14 एज ग्रुप टू एवरी चाइल्ड। अब इसने जो दूसरी बात है, जो इसने रिकमेंडेशन, जिसने टीचर्स के बारे में बड़ा अच्छा बोला, स्टेटस, इन्वॉल्वमेंट्स, एजुकेशन वे उनको अच्छे अगर आप टीचरों को दोगे, जैसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जैसे बोला गया है कि उसमें भी टीचर्स के बारे में, उसको हम बाइबल बोलते हैं 1952 के कमीशन को टीचर्स के लिए। इसी तरह से इसमें भी काफ़ी अच्छी बातें बोली गई थी टीचर्स के, क्योंकि टीचर्स जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो क्या है, आगे बच्चों को उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितना उससे डिमांड की जाती है कि वो दे। अब पहले वाला अब वो नहीं रहा कि अब उसमें सत्युग में गुरु कुछ भी इच्छा नहीं रखता था। आजकल तो जब तक गुरु, क्योंकि गुरु के भी घर परिवार जुड़े होते हैं, अगर जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो आगे क्या एजुकेशन दे पाएगा। तो इस कमीशन ने, और पिछले जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, उसने काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन दी थी टीचर्स के रिगार्डिंग। आगे जो इसकी रिकमेंडेशन थी वो क्या थी कि पार्ट टाइम एजुकेशन। पार्ट टाइम एजुकेशन जैसे अब हम देखते हैं आजकल पार्ट टाइम, भाई जब किसी भी एज ग्रुप के लिए, ये था कि लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए इसने 2 अपने रिकमेंडेशन दिए थे। तो पार्ट टाइम एजुकेशन का, भाई जो नौकरी करते हैं, नौकरी वाले लोग भी क्या है, पार्ट टाइम एजुकेशन के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। एक कोरस्पोंडेंस कोर्सेज, जो कोरस्पोंडेंस कोर्स के थ्रू क्या है, वो अपना कार्य या अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी हाउस वाइफ्स हैं या अपना कहीं ना कहीं इधर उधर जो काम कर रहे हैं, अपना नौकरी की तलाश में इधर उधर रहते हैं, तो उनके लिए भी ये 2 तरह के, ताकि क्या है, लिटरेसी रेट पूरी तरह से देश की जो कंट्री की है वो बढ़ पाए, उसके लिए ये 2 रिकमेंडेशन दी गई थी। और इसके बाद हम देखते भी है, जब कोरस्पोंडेंस कोर्स हुआ था 1985 में, इंदिरा गांधी इग्नू के नाम से हम जिसे जानते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी
वो इसी रिकमेंडेशन के थ्रू ही आगे वो खुली थी। इसकी अब हम फ्यूचर में आगे डिटेल में करेंगे थोड़ा सा ये, कि जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी तो उस पर इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन कोर्सपोंडेंस कोर्स के भी साथ में दी थी। अब अडल्ट एजुकेशन, वो हमने बताया कि पार्ट टाइम, और इसमें अडल्ट एजुकेशन क्या, जो बुजुर्ग हैं बड़े, ताकि फुली एक तरह से कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया जाए। जब बड़े भी जहाँ पे पढ़ेंगे, बुजुर्ग भी पढ़ेंगे, काम करने वाले भी पढ़ेंगे, नौकरी वाले भी पढ़ेंगे, जिनके पास घर में घरेलू स्त्रियाँ भी पढ़ेंगी, घरेलू जो लेडीज है जो नहीं पढ़ पाती वो भी पढ़ पाएंगी। किसके थ्रू? कोर्सपोंडेंस कोर्सेज के थ्रू। तो इसने हर वर्ग को देखते हुए इसने रिकमेंडेशन दी थी। अब इसने साइंस और रिसर्च को बेसिक कंपोनेंट, इसने कहा कि साइंस और रिसर्च जरूरी है, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि बेसिक कंपोनेंट होना चाहिए एजुकेशन का, और कल्चर से भी जुड़ी होनी चाहिए हमारी एजुकेशन। क्योंकि जितना हम अपने कल्चर से दूर जाएंगे उतना ही हम अपने क्या है, देश जो हमारे सिस्टम है उससे हम डाउन की तरफ जाते हैं हम, अगर हम अपने कल्चर को इग्नोर करते हैं। क्योंकि जो भी राष्ट्र या जो भी साम्राज्य है, जो भी स्टेट है, अपने कल्चर को रिस्टोर नहीं कर सकते, अपने सेव नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, तो वो ज़्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं करते फिर। तो इसने भी पूरा बढ़ावा दिया, और साइंस और मैथ को भी इसने जैसे कि साथ साथ में भाई ये भी एक एजुकेशन का एक कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि इट्स द एज ऑफ साइंस। तो साइंस की एज है, तो उसके अकॉर्डिंग साइंस के जब सब्जेक्ट बच्चे पढ़ेंगे तो वो टेक्निकल एजुकेशन पे भी इसने काफ़ी एम्फेसाइज किया था। प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, अब ऐसी एजुकेशन देना बच्चों को जिससे कि क्या है, वो कंट्री के बारे में सोच पाए, देश के बारे में सोच पाए। अब ऐसी एजुकेशन नहीं कि सिर्फ वो अपने कमाए, देश के बारे में कुछ ना सोचे। अब हम कहीं जो क्या है, वो एक एजुकेशन का मेन रोल क्या होता है कि एक उसको पता होना चाहिए कि देश की क्या वैल्यू है, हमारी कंट्री की क्या वैल्यू है, एक भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री कौन बता पाएगा? जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो उसको पता होगा कि डेमोक्रेसी की क्या क्या वैल्यू होती हैं। एक अनपढ़ आदमी को नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी क्या है एक तरह से। तो इसलिए जब तक, अब नेशनल इंटीग्रेशन से क्या मतलब है कि देश की इंटीग्रेशन को जोड़ के रखने वाली ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो तोड़े ना हो। भाई एक तरह से यूनिटी का भाव सिखाए, एक होने का भाव सिखाए, ये नहीं कि भी अलग अलग होने का, कोई भी भाषा के नाम पे अलग है, कोई लैंग्वेज के नाम पे अलग है, कोई धर्म के नाम पे अलग है। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो हर धर्म का सम्मान करना सिखाए और हर जाति का सम्मान करना सिखाए। नेशनल वैल्यू, जितनी भी हमारी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, उनकी वैल्यू करे। जो कंट्री की जो है राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय पहचान है, उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाए। हम देखते भी हैं हमारी एजुकेशन के अंदर कई राष्ट्रीय वैल्यू हम पढ़ते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी देखते हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ताकि क्या है, एक राष्ट्रीयता का भाव, एक इंडिया, भाई हम इंडियन है, ये एक भाव बना रहे लोगों के अंदर। तो ऐसी लैंग्वेज जो है एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये कोठारी आयोग की एक कल्पना थी कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। अब 3 लैंग्वेज फार्मूला वही सेम, इनका भी ये फार्मूला था जो 1952 में मुदालियार कमीशन ने कहा था। अब इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो 68 में, जो 1968 में एक एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, इस रिकमेंडेशन के बाद 66 में जब इन्होंने दे दी थी, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1968 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसंट्रेशन विद द स्टेट्स। अभी 3 जो इन्होंने रिकमेंड हम पहले बता चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। अब ये तीनों भाई, अब जैसे कि अब हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साथ में संस्कृत पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं। अब ये पूरे देश में उन्होंने लागू कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। पर एक तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट था जिसने क्या है, अपोज किया इसको पूरी तरह से। वो कहता भी हम हिंदी क्यों पढ़ें, हमें हिंदी की ज़रूरत नहीं, हम अपना तमिल ही पढ़ेंगे, तमिल पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, हमारे ऊपर हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए। तो उनके अपने अपने विचार थे। आज की डेट में भी तमिलनाडु हिंदी को इतना फॉलो नहीं करता। आप देखते होंगे वहाँ पे इंग्लिश तो सब लोग जानते हैं पर हिंदी नहीं जानते, साउथ जितने भी हमारे साउथर्न इंडिया के स्टेट्स हैं। तो ये एक विचारधारा है, एक लैंग्वेज का थोड़ा एक कह सकते हैं कि हम एक
कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो अपना इस तरह की एक फिलोसफी पे चलते हैं कि हम हिंदी क्यों सीखें, वो एक अलग भाव से देखते हैं इसको। पर मेरे हिसाब से तीनों लैंग्वेज ज़रूरी हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी और एक रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी पूरे इंडिया को एक जोड़ के रखती है। आप किसी भी आप राज्य में चले जाओगे तो फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, बॉलीवुड फिल्मों का एक बड़ा रोल अहम देखता हूँ मैं, कि हम किसी भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग वाले लोग मिल ही जाते हैं हमें। अब वो उनसे पूछते हैं भी वो कैसे, उनको वो कहते हैं जो बॉलीवुड की फिल्में देख देख के हमें भी बोलना आ जाता है। तो हिंदी तो एक ऐसा है कि जोड़ के रखती है कि इंग्लिश है तो, पर वो उनकी अलग विचारधारा है तमिलनाडु की। अब इन्होंने आगे जो एक इन्होंने 10+2 3 फार्मूला, एक इन्होंने जो हम पीछे 10+2 3 फार्मूला क्या है, जो हम आज की डेट में हमारा एक चला हुआ फार्मूला है। इस तरह का फार्मूला राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी कमीशन ने भी दिया था 1948-49 में। अब उन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि उस वक्त कई तरह के जो एजुकेशन के फार्मूले चल रहे थे भी, किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से नहीं। तो वो फर्स्ट कमीशन था जिसने क्या है 10+2 3 का फार्मूला दिया था, यानी कि 10वीं के बाद +2 के बाद क्या है 3 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अब 1952-53 में एजुकेशन कमीशन ने क्या दी थी 8+3+3, यानी कि 8वीं के बाद 3 साल 11वीं तक, फिर 11वीं के बाद क्या है 12वीं, और जो है आगे जो +2 से लेकर आगे 3 साल, जो 2 साल हैं, लगभग 3 साल हो गए +2 मिला के, वो क्या है यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर एक एजुकेशन ले जो भी स्टूडेंट्स हैं। अब इनके टाइम में कोठारी कमीशन ने भी देखा कि ये तो अलग अलग तरह के पैटर्न, 10+2 3 का पैटर्न भी चला हुआ था, 10+2+2 का भी पैटर्न, 11+2 3 का भी, 11-12+1+3 का फार्मूला भी चला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फार्मूला ठीक है, ये चलना चाहिए, इट इज़ रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन। 10वीं के बाद +2 की जाए और +2 के बाद क्या है 3 सालों का यूनिवर्सिटी कोर्स किया जाए, तब एक क्या है ग्रेजुएट निकल पाए। अब एम्फेसाइज किया इन्होंने भी पूरी तरह से ये, और पूरा लागू किया जाना चाहिए पूरे, क्योंकि कमीशन ने तो पहले इसने भी किया था यूनिवर्सिटी, राधा कृष्ण यूनिवर्सिटी ने भी, पर वो लागू नहीं हुआ था देश में। पर इन्होंने स्ट्रांगली इसको एम्फेसाइज किया, और टीचर, स्टूडेंट्स और अदर जितनी भी बॉडी थी उन्होंने भी इस फार्मूले को अडोप्ट किया और काफ़ी इसकी प्रेज की। अब आगे हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि 1986 में भी इस एजुकेशन जो फार्मूला था इसको 86 की पॉलिसी में भी काफ़ी एम्फेसाइज किया गया था, और उसके बाद ही ये लागू हुआ था पूरे देश में। तो 86 तक इंतजार करना पड़ा था इस फार्मूले को लागू होने के लिए कम्प्लीटली थ्रू आउट इंडिया में। अब एक इनके अलग से एक रिकमेंडेशन थी कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि एक ऐसी एजुकेशन देना जो प्राइवेट और सरकारी एक जैसी हो। अब हम प्राइवेट स्कूलों का सिलेबस देखते हैं, उनका सिलेबस अलग होता है, सरकारी सिलेबस अलग होता है। तो ये इन्होंने कहा था भी एक सिस्टम होना चाहिए, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक स्कूल सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम विदेशों में देखते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम है। इसके जनक कौन थे? महात्मा गांधी प्रपोज द बेसिक एजुकेशन ऑफ 8 years टू एवरी सिटीजन। तो जो उन्होंने वर्धा कमीशन के अंदर अपने रिकमेंडेशन दे भी, हर बच्चे को क्या है कि 8 सालों का एक मिनिमम कोर्स मिलना ही चाहिए। वहीं से एक सिटीजनशिप के राइट की शुरुआत भी हुई थी, भाई हर सिटीजन का ये अधिकार है, हर स्टूडेंट का। अब ये अभी तक एक जिस तरह से एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि अभी भी आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूलों का स्ट्रक्चर अलग है, सरकारी का अलग रहता है। तो ये एक काफ़ी डिस्कशन का विषय है, पर हम इसमें इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। पर आप समझ लीजिए कॉमन स्कूल सिस्टम होता क्या है। और इसकी जो इन्होंने ये होरेस मैन एक यूएसए के वो थे फिलोसफर थे, जिनको फादर ऑफ द कॉमन स्कूल मूवमेंट कहा जाता है, कि इन्होंने चलाई थी भाई अमेरिका के अंदर एक ऐसी मूवमेंट, भाई एक जिसमें क्या कि हर बच्चा गरीब हो अमीर हो एक जैसी एजुकेशन ले सके। इसके लिए सरकार प्रयासरत भी, अब देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा।
इंडिया में, पर मुझे लगता नहीं कि अभी ये मुश्किल है। अभी तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जितनी भी ये पॉलिसी कोठारी आयोग में आई थी, ये 1968 में एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी जी के द्वारा पार्लियामेंट में रखी गई थी। उसमें ये सारी, लगभग सारी तो नहीं कह सकते हम, लगभग इसमें से काफ़ी हद तक पॉलिसियाँ जो रिकमेंडेशन थी मान ली गई थी और उनको इम्प्लीमेंट किया गया था कंट्री के अंदर। तो इसी के साथ ये कोठारी आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट आयोग है और आप इसको ज़रूर बड़े ध्यान से करें और डिटेल में थोड़ा सा इसको और पढ़ सकते हैं। वैसे काफ़ी अच्छी, मैंने काफ़ी पूरे हर टॉपिक को कवर किया इसमें। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।